राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। हमारा टॉपिक चल रहा था एंटीबायोटिक, जिसमें हमने 4 टाइप्स एंटीबायोटिक्स के डिस्कस कर लिए थे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड मैक्रोलाइड्स। ये 4 टाइप्स एंटीबायोटिक्स के हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा लास्ट टाइप है मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर ड्रग आती है क्लोरमफेनिकॉल। ये हमारा लास्ट लेक्चर है एंटीबायोटिक्स का। इसके बाद एंटीबायोटिक्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी लास्ट ड्रग है क्लोरमफेनिकॉल। तो ये पूरा लेक्चर इसी के बारे में रहेगा। सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री। It was introduced into clinical practice in 1948 isolated from the source Streptomyces venezuelae in 1947। यानी कि इसे आइसोलेट करा था 1947 में एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही आया था 1948 में। It was isolated by the scientist David Gottlieb। क्लोरमफेनिकॉल ऐसी फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसका बल्क प्रोडक्शन हुआ था सिंथेटिकली। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारी नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोफेनाइल ग्रुप, ये 3 कार्बन की चेन है। इसके बाद इस पर सब्सटीट्यूशंस जुड़ेंगे। यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर H, यहाँ पर आएगा NH COCH Cl2। ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं डाइक्लोरो, यानी कि 2 क्लोरीन है इसमें, डाइक्लोरो एसिटामाइड ग्रुप। ये है नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रोफेनाइल ग्रुप। और ये जो हमारी मेन चेन है कार्बन की, 3 कार्बन की, जिसके ऊपर यहाँ पर नंबरिंग शुरू होती है यहाँ से 1 2 3। तो फर्स्ट कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी कि इसके स्ट्रक्चर्स में हम क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो अभी हमने देखा था। ये है नाइट्रोफेनाइल ग्रुप, ये है डाइक्लोरोएसिटामाइड साइड चेन, और ये है मेन कार्बन चेन 1,3 प्रोपेन डायोल, 1,3 प्रोपेन डायोल, यानी कि 2 इस पे अल्कोहल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रोपेन है यहाँ पर। ये इसके तीनों पार्ट्स है। फर्स्ट हम देखेंगे नाइट्रोफेनाइल ग्रुप, यानी कि ये जो ग्रुप है नाइट्रोफेनाइल ग्रुप, इसमें क्या चेंजेस होंगे जिससे इसकी एक्टिविटी हैम्पर होगी। रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप बाय अदर सब्सटीट्यूएंट डिक्रीजेज एक्टिविटी। यानी कि ये जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, अगर इसे रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी अदर सब्सटीट्यूएंट से, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्टिंग ऑफ नाइट्रो ग्रुप फ्रॉम पैरा पोजिशन डिक्रीजेज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। यानी कि अगर ये कार्बन चेन यहाँ से जुड़ी हुई है, ये इसकी ऑर्थो पोजिशन है, ये इसकी मेटा पोजिशन है, ये इसकी पैरा पोजिशन है। तो अगर इस नाइट्रो ग्रुप को अगर हम पैरा पोजिशन की जगह किसी और पोजिशन यानी कि मेटा या फिर ऑर्थो पोजिशन पर अगर इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं या फिर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है क्लोरमफेनिकॉल की, वो कम हो जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ फेनाइल ग्रुप बाय एलिसाइक्लिक मोइटीज डिक्रीजेस पोटेंसी। यानी कि इस पूरे नाइट्रोफेनाइल ग्रुप को अगर हम किसी भी अदर एलिसाइक्लिक मोइटी से रिप्लेस कर देते हैं तो उसकी पोटेंसी है वो कम हो जाएगी। एलिसाइक्लिक मोइटीज जो होती हैं वो कार्बन चेन ही होती है, साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, पर वो एरोमेटिक रिंग्स नहीं होती हैं, उन्हें बोलते हैं एलिसाइक्लिक मोइटीज। और अगर उनसे हम रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोफेनाइल ग्रुप को, तो इसकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डाइक्लोरो एसिटामाइडो साइड चेन, यानी कि ये NHCOCHCl2, इसे बोलते हैं डाइक्लोरो एसिटामाइडो साइड चेन। अगर इसमें हम इस हेलोजन की जगह यानी कि क्लोरीन की जगह हम किसी और हेलोजन से इसे रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि ब्रोमीन या आयोडीन, तो जो इस पूरे क्लोरमफेनिकॉल की जो पोटेंसी है वो कम हो जाएगी। ये इस पे लिखा है अदर डाइहेलो डेरिवेटिव डिक्रीजेस पोटेंसी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1,3 प्रोपेन डायोल, यानी कि जो हमारी ये चेन है कार्बन कार्बन CH2COOH, ये हमारी जो मेन कार्बन चेन है, इसमें हम चेंजेस क्या कर सकते हैं। एल्कोहल ऑन C1 इफ मॉडिफाइड डिक्रीजेज एक्टिविटी। यानी कि ये हमारा कार्बन 1 है, अगर इस पे हम ये जो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई करते हैं, यानी कि इसकी जगह किसी और सब्सटीट्यूएंट को रिप्लेस कर देते हैं, तो जो इसकी एक्टिविटी है क्लोरमफेनिकॉल की वो डिक्रीज हो जाएगी।
तो इसके क्लोरमफेनिकॉल के एसएआर में हमें ये याद रखना है कि हम किसी भी टाइप का हम सब्सटीट्यूशन करते हैं या फिर हम किसी भी टाइप का रिप्लेसमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली इसकी पोटेंसी या फिर इसकी एक्टिविटी डिक्रीज ही होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। सिंस ये एक स्टार ड्रग है इसलिए इसका सिंथेसिस पढ़ना भी उतना इंपॉर्टेंट है। मेडिकैम में बहुत बार इसके सिंथेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके सिंथेसिस को कैसे याद रखेंगे? जो हमारा इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो है पैरा नाइट्रो एसिटोफेनॉन, यानी कि पैरा पोजीशन पर इस पर नाइट्रो ग्रुप है और ये हमारा एसिटोफेनॉन ग्रुप है। जब नाइट्रोफेनॉन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन की प्रेजेंस में तो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा, जिसके अंदर जो ये H है CH3 के अंदर 3 H है तो इसमें से जो एक H है वो रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से। फिर जो हमारा कंपाउंड बना है इसे फर्दर रिएक्ट करवाएंगे हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन, यानी कि इसमें 6 हेक्सा मेथाइलिन CH2 एंड टेट्रा इज 4 एंड अमाइन इज N ग्रुप। तो इसका नाम होता है हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन। कंपाउंड बना है उसे हम रिएक्ट करवाएंगे इससे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड अल्कोहल। तो हमारा जो कंपाउंड है नेक्स्ट वो ये बनेगा। अब इसमें क्या होगा, जो ये ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हुआ था ये हट जाएगा और इसकी प्रेजेंस और इसकी जगह पर आ जाएगा NH2, यानी कि पहले था यहाँ पर CH3, एक H हटकर आ गया यहाँ पे ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा NH2 और ये HCl के प्रेजेंस में तो डॉट HCl। अब इससे फर्दर आगे रिएक्ट करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो फिर हमारा कंपाउंड बनेगा ये, जिसके अंदर NH2 था, यहाँ पर पहले NH2 था, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा COCH3, जिसके अंदर है COCH3। फिर इसे आगे फिर फर्दर रिएक्ट करवाएंगे मैथिनल से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हमारा कंपाउंड बनेगा ये, जो हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है NHCOCH3 ये एज इट इज ही रहेगा और ये जो CH2 है नंबर सेकंड पे, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उस हाइड्रोजन की प्लेस पे आ जाएगा CH2OH। फिर जो हमारा ये कंपाउंड बनेगा इसका रिडक्शन करवाएंगे और इसके रिडक्शन के बाद, रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन हटता है। तो जब हम इसे H2 से रिएक्ट करवाएंगे तो एक H आ जाएगा यहाँ पर और एक H आ जाएगा यहाँ पर। तो सिंपल H2 से रिएक्ट करवाएंगे तो एक H सिंगल यहाँ आ जाएगा और एक H OH के O के साथ आ जाएगा तो बन जाएगा OH। फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि हमारा जो ये वाला पूरा ग्रुप है इसकी जगह आ जाएगा NH2, यानी कि अमीन ग्रुप। पहले भी हमारा अमीन ग्रुप पे जुड़ा हुआ था, बाद में भी हमारा अमीन ग्रुप ही आ जाएगा। बस पहले हमें इस चेन में, पहले हमारे पास चेन में 2 ही कार्बन थे तो हमने पूरा प्रोसेस करा ताकि हमारे पास जो कार्बन की चेन है वो 3 हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्लोरमफेनिकॉल में देखा था हमारे पास इनिशियली 3 कार्बन की चेन थी। तो अब यहाँ पर 1, इस स्टेप में हमारे 3 कार्बन हो गए थे 1, 2 एंड 3 और ये हमारा जो सब्सटीट्यूशन है वो है। अब यहाँ पर जब हाइड्रोलाइसिस हो गया इस कंपाउंड का तो यहाँ पर ऐड हो गया NH2 और ये हमारी 3 कार्बन की चेन है। तो लास्ट स्टेप में इसे रिएक्ट करवाएंगे डी कैम्फोरिक एसिड से, और डी कैम्फोरिक एसिड से जब ये रिएक्ट करेगा, डी मतलब डी फॉर्म है कैम्फोरिक एसिड की, तो जो ये NH2 है ये फिर से चेंज होगा और इसके साथ जुड़ जाएगा COCHCl2 COCHCl2 इस फॉर्मूले के अंदर ही है, तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट है वो बन जाएगा क्लोरमफेनिकॉल। तो हमारी जो सिंथेसिस थी इसमें 7 स्टेप्स थे। 7 स्टेप्स में क्लोरमफेनिकॉल का सिंथेसिस हुआ था। इनिशिएटिंग प्रोडक्ट था हमारा पैरा नाइट्रो एसिटोफेनॉन, और जिससे कि हमने अलग अलग केमिकल्स की रिएक्शन करवाई और हमारा लास्ट एंड प्रोडक्ट बन गया क्लोरमफेनिकॉल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लोरमफेनिकॉल का मैकेनिज्म बहुत सिमिलर है मैक्रोलाइड से। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोरमफेनिकॉल, यानी कि सबसे पहले क्लोरमफेनिकॉल एंटर करता है बैक्टीरिया में, देन बाइंड्स रिवर्सिबली टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट, यानी कि जैसे हमने लास्ट मैक्रोलाइड का मैकेनिज्म देखा था उसमें भी 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड हो रही थी मैक्रोलाइड। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड,
बाय इनहिबिटिंग पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, यानी कि क्लोरमफेनिकॉल है वो प्रिवेंट करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, यानी कि जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर होता है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है एंड अल्टीमेटली पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो इनहिबिट हो जाता है। जब पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बनेंगे, जब अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे ही नहीं, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, बैक्टीरिया का सेल है उसकी डेथ हो जाएगी या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी। क्लोरमफेनिकोल shows bacteriostatic effect, that is inhibit the growth of bacteria, but in higher concentration it also shows bactericidal effect, यानी कि जब प्राइमरीली ये भी मैक्रोलाइड की तरह बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है, बट अगर इसे हायर कंसंट्रेशन में कंज्यूम करा जाता है तो ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। मैक्रोलाइड्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो बहुत सिमिलर है क्लोरमफेनिकॉल से, बट स्लाइटली डिफरेंट। डिफरेंस क्या है कि जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर है उसके नियर अबाउट बाइंड होता है मैक्रोलाइड्स एंड उसी सेंटर पे एग्जैक्टली बाइंड होते हैं क्लोरमफेनिकॉल। तो बाइंडिंग में हल्का सा स्लाइट डिफरेंस है ये, और जो इसके एक्शन है उसमें डिफरेंस है। मैक्रोलाइड्स इनहिबिट द प्रोटीन इलोंगेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलोकेशन, पर क्लोरमफेनिकॉल में ये प्रिवेंट करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमें डिफरेंस याद रखना है। मैं एक बार मैक्रोलाइड्स का मैकेनिज्म दिखा देती हूँ। ये है मैक्रोलाइड्स का मैकेनिज्म। इसमें जो मैक्रोलाइड है वो बाइंड होती है 50s राइबोसोमल सब यूनिट सेम एज क्लोरमफेनिकॉल, बट ये एग्जैक्टली बाइंड होती है जो यहाँ पर होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर, बट ये नियर अबाउट बाइंड होती है मैक्रोलाइड्स, एंड जो क्लोरमफेनिकॉल है वो एग्जैक्टली पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर पर ही जाकर बाइंड होती है एंड इनहिबिट प्रोटीन इलोंगेशन बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो मैक्रोलाइड्स हैं वो प्रोटीन इलोंगेशन को इनहिबिट करते हैं बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो ये चेन थी इसका जो ट्रांसलोकेशन था इसको ब्लॉक कर देता है मैक्रोलाइड। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, इसे याद रखना है। बाकी दोनों ही प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करते हैं एंड हायर कंसंट्रेशंस में दोनों ही बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करते हैं। एंड ये हमारा मैकेनिज्म आ गया क्लोरमफेनिकॉल का। क्लोरमफेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है एंड अल्टीमेटली मैक्सिमम जितने भी एंटीबायोटिक्स है सब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, बट उनका जो मैकेनिज्म है एग्जैक्टली कि किस तरीके से वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। इसकी डोज है 500 mg एवरी 6 आवर्स, यानी कि हर 6 घंटे में 500 mg की एक टैबलेट ले सकते हैं। यूजेस देख लेते हैं। पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस। पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस एक सीएनएस का बहुत सिवियर इन्फेक्शन होता है। पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। मेनिंजाइटिस जो है ये इन्फेक्शन होता है ब्रेन का, इन पायरोजेनिक या फिर बैक्टीरियल इसलिए यूज करें क्योंकि बैक्टीरिया कॉज करता है इस इन्फेक्शन को, तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। द इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज नोन एज पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस, जिसे ट्रीट करने के लिए काम में आता है क्लोरमफेनिकॉल। नेक्स्ट इसका यूज़ है एनारोबिक इन्फेक्शंस, यानी कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी काम में आता है क्लोरमफेनिकॉल। इंट्राऑक्यूलर इन्फेक्शंस यानी कि जो इनर आइज के जो सिवियर इन्फेक्शंस हैं उनको बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हमारा यूज़ है कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन होता है कंजक्टिवाइटी का। कंजक्टिवाइटा एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है इनर सरफेस ऑफ द आईलिड, यानी कि जो हमारी आईलिड्स हैं इसको हम अगर उल्टा करके देखें तो हमारा एक ऑरेंज सा दिखता है, तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं कंजक्टिवाइटा। तो जब कंजक्टिवाइटा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि जो कंजक्टिवाइटा का इन्फ्लेमेशन है उसे बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, उसे ट्रीट करने में काम आती है क्लोरमफेनिकॉल टॉपिकली। एंड नेक्स्ट यूजेस का एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन, यानी कि ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसे उसके जब इन्फेक्शन हो जाता है उसे ट्रीट करने के काम में आती है क्लोरमफेनिकॉल। तो क्लोरमफेनिकॉल के 2 टाइप के यूजेस है, सिस्टमिक यूज एंड टॉपिकल यूज। सिस्टमिक यूज है 3, पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस, एनारोबिक इन्फेक्शंस एंड इंट्राऑक्यूलर इन्फेक्शंस, एंड इट इज यूज्ड टॉपिकली इन कंजक्टिवाइटिस एंड एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन। क्लोरमफेनिकॉल का सिस्टमिक यूज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये प्लास्टिक एनीमिया या फिर बहुत सारे अदर बहुत सिवियर साइड इफेक्ट्स कॉज करती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट जो एडवर्स इफेक्ट है वो यही है प्लास्टिक एनीमिया।
इन दिस बोन मैरो फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स को बनाना बंद कर देता है बोन मैरो। नेक्स्ट जो हमारा साइड इफेक्ट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। एक इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें वो स्टार्ट कर दे, बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग, यानी कि उसे बचाने की जगह वो इम्यून सिस्टम बॉडी को डैमेज करना लग जाता है, उसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इरिटेटिव इफेक्ट, यानी कि ये पूरी बॉडी में एक इरिटेटिव इफेक्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट इसका एडवर्स इफेक्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, थ्रोम्बोसाइट्स हम बोलते हैं प्लेटलेट्स को, एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है जब प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग या फिर ब्लड मतलब ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होगी, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग होगी। एंड नेक्स्ट इसका एडवर्स इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम एक बहुत रेयर साइड इफेक्ट है इसका, जो कि न्यूबॉर्न या इन्फेंट्स में होता है। जब एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकॉल जो है उनकी ब्लड स्ट्रीम्स में इकट्ठी होने लग जाती है, एक्यूमुलेट होने लग जाती है, और उस एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत सिवियर सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं, वॉमिटिंग, लो ब्लड प्रेशर, और जो स्किन का कलर है वो स्लाइटली ग्रेइश हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये था हमारा पूरा टॉपिक क्लोरमफेनिकॉल का। अब हमारा एंटीबायोटिक्स जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा यूनिट 2 के बचे हुए पार्ट, जो कि है एंटी मलेरियल ड्रग्स एंड प्रो ड्रग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।